एक ऐसा चैप्टर जो कि हमारी क्लास 8 फिजिक्स की नींव तो उठाता ही है और साथ साथ ये हमारे आसपास के ब्रह्मांड की जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, हर एक चीज है, उसकी भी नींव है। मैटर हर एक वो चीज है जिसके पास कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वजन है। भाई तेरे भाई का मैटर हो गया है, जरा आ जा यार। जीवन का एकमात्र उद्देश्य कर्म करो, हम तो चलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, कांस्टेंट मोशन में रहेंगे। गैसेस की फिक्स शेप होती है? नहीं, जिस कमरे के अंदर डाल दो वो पूरा कमरा गैस से भर गया। वॉल्यूम फिक्स्ड होती है क्या? वॉल्यूम सर फिक्स्ड होती है क्या? मटके के अंदर पानी ठंडा क्यों रहता है? फ्रिज तो है नहीं उसके अंदर, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो लगा नहीं है, कोई कॉइल तो लगी नहीं है। हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई, क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूं कि सबके सब एकदम कुशल मंगल होंगे। तो भाई तुम्हारे प्यारे देवू भैया एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं क्लास 8 फिजिक्स का, आईसीएसई क्लास 8 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होता है, एक ऐसा चैप्टर जो कि हमारी क्लास 8 फिजिक्स की नींव तो उठाता ही है और साथ साथ ये हमारे आसपास के ब्रह्मांड की जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, हर एक चीज है, उसकी भी नींव है, यानी कि मैटर। ठीक है, तो मैटर चैप्टर जो है हमारे पास, इसका पूरा नाम कुछ बुक्स में मैटर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर भी होता है, उस चैप्टर का वन शॉट लेकर के आ गए भाई तुम्हारे देवू भैया मौज के साथ। पूरे के पूरे चैप्टर की एकदम से भाई, जैसे होता है ना कि अगर घी उंगली से ना निकले तो डब्बा ही तोड़ दो, तो मतलब उंगली टेढ़ी कर लो, तो उंगली टेढ़ी करके डब्बे को तोड़ करके पूरा का पूरा घी निकालेंगे और पूरा का पूरा घी एकदम हजम करवा देंगे तुमको मैटर चैप्टर का। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है देव अग्नानी, मिस्टर देव अग्नानी। आप मेरे को प्यार से देवू भैया बुला सकते हैं, देव सर बुला सकते हैं, जो भी आपका मन करे मुझे बुला सकते हैं, लेकिन प्यार से, प्रेम से। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा वन शॉट। अब भैया मेरे को एक बात बताओ, ये मैटर आखिर होवे क्या है? ये मैटर आखिर होता क्या? सर मैटर पता है क्या होता है? ये होता है, स्कूल के बाहर कई बार हमारा मैटर हो जाता है, यहां से आ रहे 50 लड़के, यहां से आ रहे 20 लड़के, हमारा क्या हो गया? मैटर हो गया। फिर हम क्या करते हैं? कॉल करके बुलाते हैं अपने दोस्तों को, भाई तेरे भाई का मैटर हो गया है, जरा आ जा यार। तो तुम्हारा भाई आता है, तुम्हारे दोस्त आते हो, क्या कहते हैं? तेरा भाई खड़ा, हाथ छोड़ दे, तेरा भाई खड़ा, हाथ छोड़ दे। और एक कुछ ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? अरे कोई नहीं, अपना ही भाई है, कॉम्प्रो कर ले, कॉम्प्रो, ऐसे करके बोलेंगे, ऐसे करके कॉम्प्रो कर ले, कॉम्प्रो। कॉम्प्रो जिसको नहीं पता मैं बताया तो कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज कर ले, रहने दो भाई, लड़ाई वड़ाई मत करो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो बेटा ये मैटर तो अलग होता है, इस मैटर की यहां पर हम बात नहीं करेंगे। इस वाले मैटर को भाई तुम अपने आप खुद सुलटाओ। तुम्हारे देवू भैया तो वॉयलेंस के सख्त खिलाफ है, तो मैं इसके अंदर तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, जो फिजिक्स के अंदर, जो साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो मैटर होता है, उसके अंदर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं ये समझाने में कि वो मैटर आखिरकार क्या होता है। तो यार देखो, हमारे आसपास मेरे सामने चेयर पड़ी है, सामने कैमरा है, कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। तुम ये लेक्चर देख रहे होगे, अपने फोन में देख रहे होगे, लैपटॉप में देख रहे होगे, पीसी में देख रहे होगे, स्क्रीन में देख रहे होगे। तुम स्वयं, तुम खुद भी, आसपास तुम्हारे जो भी चीजें हैं, हर एक चीज किससे बनी है? मैटर से बनी है। ठीक है, हमारे आसपास, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक चीज हमारे पास किससे बनी है? मैटर से बनी है। अब तुमने बायो में एक चीज पढ़ी है सेल के अंदर, कि सेल हमारे पास क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सबसे छोटी जिस चीज से हमारे पास लाइफ बनती है, लाइफ, इंसान बनता है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, लाइफ जिस चीज से बनती है दैट इज सेल, है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के जितने ही ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ एनिमल, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंसान जैसे, ह्यूमंस जैसे, हमारे जैसे, एकदम हैंडसम जैसे। वो क्या होते हैं? बहुत सारे बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, है ना। तो वो होता है। अब जो सेल होता है, सेल, एक सेल, वो भी मैटर है, वो भी मैटर से बना है। तो अगर तुम्हें बायो वाली मैडम बोले कि नहीं नहीं, सेल हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, तुम क्या बोल सकते हो? मैडम सेल से छोटी भी चीज होती है मैटर। सेल भी हमारे पास किससे बना है? मैटर से बना है। ठीक है भाई, तो मैटर हमारे आसपास की क्या है? हर एक चीज क्या है? मैटर से बनी है। तो हम मैटर को किताबी भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मैटर हमारे पास क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि कुछ ना कुछ जगह भी ले रहा है, एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। माने मैटर हर एक वो चीज है जिसके पास कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वजन है,
जिसके पास कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह घेर के बैठा है, और विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, यानी कि जिसको हम फील कर सकते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना 5, तो उनसे हम उसको फील कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। कई बार जैसे मैं सामने अपने कैमरा देख रहा हूँ, कैमरा कुछ ना कुछ चीज है, मैं उसको देख पा रहा हूँ, है ना, परसीव कर पा रहा हूँ अपनी आंखों से, है ना, तो वो चीज है, वो आंखों। सर कैमरा मैटर है, कैमरा बना जिस चीज से वो मैटर है, हर एक चीज मैटर है। फिर चाहे तू मटेरियल कोई सा भी ले ले, लोहा ले ले, लकड़ी ले ले, या पानी ले ले, हर एक चीज क्या है, मैटर है। ठीक है भाई, तो ये चीज अपने पास हो गई किताबी भाषा मैटर की। अब मैटर हमारे पास बनता किससे है? मैटर हमारे पास बनता किससे है? मैटर जो होता है वो हमारे पास बनता है मॉलिक्यूल्स से। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे से, मैटर से भी छोटे होते हैं मॉलिक्यूल, जिनसे मैटर बनता है। अब मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल भी बनते हैं भाई एक चिंदी सी चीज से, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? जिसको हम कहते हैं एटम्स। क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ, मॉलिक्यूल्स आर मेड एटम्स, एटम्स, एटम्स। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो एटम्स हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल से भी चिंदी चीज है। हिंदी में अगर इनको बोले तो ये हमारे पास क्या होते हैं? अणु होते हैं, ये हमारे पास परमाणु होते हैं। ठीक है, हिंदी में इनको ऐसे बोला जाता है। हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं सारी की सारी क्या है? 5 तत्वों से बनी है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और हवा, है ना। ये जो हमारे पास 4 हमारे पास होते, 5 हमारे पास जो तत्व होते हैं, उनसे मिलकर के हमारे आसपास की सारी चीजें बनी होती हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो उन्हीं के अंदर भाई मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में भी बात लिखी गई थी। ये जो फिजिसिस्ट वगैरह हैं, जिनको नोबेल प्राइज वगैरह मिले हैं, ये सब कुछ फलानी ढिमकानी चीजें मिली हैं, इन्होंने तो बहुत सालों सेंचुरीज बाद ये बात बोली थी कि भाई हमारे पास मैटर होता है हर एक चीज में, और वो हमारे पास मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल एटम से बनता है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने ये बातें बहुत सालों, सेंचुरीज पहले ही ये बात बोल दी थी कि हमारे आसपास जो भी चीज है वो मैटर से बनी है, और वो किससे बने हैं? 5 तत्वों से बने हैं। तत्व, मैटर क्या बोलते हैं? तत्वों को बोला जाता है मैटर। ठीक है, और ये तत्व हैं, ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं अणु से, यानी कि मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? परमाणु से, यानी कि एटम से। ठीक है भाई, हिंदी ट्रांसलेशन भी तुम्हारे लिए कर दी बढ़िया तरीके से। तो मैटर क्या चीज होती है? ये चीज तो अपनी चमक गई, ये चीज तो अपनी चमक गई। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की सिर्फ इतनी सी बातचीत है। मॉलिक्यूल क्या है? एक बड़ी ही चिंदी चीज है, जिससे मिलकर के हमारे पास मैटर बना है। अगर मैं बोलूं ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, 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 हाँ, तो बहुत सारे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल से मिल करके हमारे पास क्या बना है? मैटर बना है। ये मेरे पास क्या चीज है? ये है मेरे पास मैटर। ये मेरे पास क्या चीजें हैं? ये सारे हैं मेरे पास मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, और मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो यहां पर एक चीज और लिखी है, मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। मॉलिक्यूल्स के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स इट हैज। अब नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स के अपने पास टाइप्स भी होते हैं। जैसे जैसे पहला टाइप की अगर मैं बात करूं तो पहला टाइप मेरे पास क्या होता है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर क्या होगा मेरे पास? जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक एटम होगा, एक एटम होगा मेरे पास। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की भी बात कर लूं यहां पे, तो एग्जांपल मेरे पास क्या होगा? पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम है। वैसे क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं उठा करके यहां पर देखूं, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं खोल करके देखूं, तो मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, बहुत सारे, अनेकों एटम्स हो सकते हैं, है ना, अनेकों एटम्स हो सकते हैं। ये क्या चीजें हैं? ये है मेरे पास एटम्स। ठीक है, अब जिस मॉलिक्यूल के अंदर ये ब्लू बॉल मैंने बनाई है, इसके अंदर अगर अपने आप में ही सिर्फ एक ही एटम होगा, तो वो क्या होगा मेरे पास? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, एग्जांपल की जैसे मैं बात करूं तो हाइड्रोजन गैस जो होती है मेरे पास, नियॉन गैस जो होती है मेरे पास, आर्गन गैस जो होती है ना, ये सारी जो अपने पास गैसेज होती हैं, एक्सेट्रा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास जो गैसेज होती हैं, इनके अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एटम की फॉर्म में पूरा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इन गैसेज का। ठीक है, एक और हमारे पास क्या होता है? एक और टाइप क्या होता है इसका? डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल माने
यानी कि डायटोमिक का क्या मतलब है, इसके अंदर दो एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास दो एटम्स होंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं, नाइट्रोजन गैस जिसको N2 की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन हो गई हमारे पास, और हमारे पास सल्फर गैस हो गई, ठीक है। भतेरी हमारे पास कुछ गैसेस होती हैं जो कि ऐसे इस फॉर्म में दो मॉलिक्यूल्स वाली फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है भाई। ये चीज अपने पास हो गई, नाइट्रोजन इसका एक एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। और हमारे पास एक और टाइप की अगर मैं बात कर दूं, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइएटॉमिक कुछ बुक्स में हो सकता है लिखे हो, कुछ बुक्स में हो सकता है ये टाइप ना लिखा हो, लेकिन हमारे पास ट्राइएटॉमिक भी होता है। ट्राइएटॉमिक नाम से ही पता चल रहा है, थ्री, नाम से ही पता चल रहा है। इसके अंदर कितने होंगे भाई, इसके अंदर हमारे पास थ्री एटम्स होंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर इसका नाइट्रोजन के साथ साथ एक और एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के दो एटम्स हो गए, है ना। एक मैं लिख देता हूं सीओ, सीओ क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एक कार्बन का एटम हो गया, एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, दो एटम्स हैं, दो एटम से मिलके मिल गया, मिल करके बन गया हमारे पास एक मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि दो एटम से मिलकर बना है। ट्राइएटॉमिक की बात करूं, यहां पर मेरे पास एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, H2O पानी, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, टोटल तीन एटम्स हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है दो ऑक्सीजन है। डायटोमिक का एक और एग्जांपल जो हम इनहेल करते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, ऑक्सीजन O2, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। एक और हमारे पास लास्ट होता है जिसका टाइप ट्राइएटॉमिक अपने आप में भी होता है, पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, मोर देन टू होते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मोर देन टू एटम्स होते हैं। तो ट्राइएटॉमिक अपने आप में ही हमारे पास पॉलीएटॉमिक का ही एक टाइप होता है, ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहां पर मोर देन टू की बात यहां पर बोली हुई है, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं बताओ। एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर दूं यहां पे, ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, NO2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइएटॉमिक का भी टाइप होता है। बतेरे इसके अंदर चीजें आ जाएंगी जो कि हमारे पास बस दो से ज्यादा एटम्स होने चाहिए, वो सारा का सारा अपने पास जो मामला होगा वो पूरा का पूरा हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स के, अगर मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है टाइप्स पे तो तुम ये लिख कर आ सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स के। ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, जो कि बात हमें पता है, इनकी डेफिनेशन में ही लिखा होता है टाइनी पार्टिकल्स हैं, है ना। उसके बाद दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं। और ये क्या होते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं इनको हम बोलते क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इस वर्ड को हमें बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, IMS, ठीक है। IMS करके मैं लिखूंगा, लेकिन तुम्हें अपने नोट्स के अंदर इसकी फुल फॉर्म ही लिखनी है, बार बार लिखना पड़ेगा मेरे को, इसलिए मैंने IMS लिखा है, ठीक है भाई। अगर तुम IMS लिख के आ जाओगे मैडम बेटे मार्क्स नहीं देंगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिख के, स्पेसेस लिख के आना। दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर, मेरे को यहां पर दिख रहा है कि मेरे पास ये जो कैमरा पड़ा है ये सलामत है, ये मूव नहीं कर रहा, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो मैटर है, जिस मैटर से बना हुआ है, वो मैटर किससे बना है, बहुत सारे अनेकों मॉलिक्यूल से बना है। अब भाई वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्योंकि ये सॉलिड है, वो अपनी जगह पर थोड़े 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 करके मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन में है, वो रेस्ट पर रह ही नहीं सकते। वो क्या समझते हैं, वो कहते हैं आराम हराम है ना। वो क्या कहते हैं, आराम हमारे पास हम कर ही नहीं सकते, जीवन का एकमात्र उद्देश्य कर्म करो, हम तो चलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, कांस्टेंट मोशन में रहेंगे, और इसीलिए उनके पास क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, इसीलिए उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये बनकर के क्या मिलकर के बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है, ठीक है, यही रीजन है। दे अट्रैक्ट ईच अदर। अभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, ये जिस फोर्स से खुद को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, वो हमारे पास फोर्स क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, IMF बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, IMF,
ठीक है भाई, इसको हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ये कुछ ना कुछ फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। आ जाओ अभी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो मैंने बोला, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। यहां पर लिखा है मॉलिक्यूल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, मैंने जैसा तुमको बता दिया कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस उनको बोला जाता है। ये जो स्पेसेस है, इन स्पेसेस को क्या बोला जाता है? इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। राइट, ये बोला जाता है। अब हमारे पास तीन स्टेट्स हैं। तीन स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है ना? ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती है हमारे पास, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब सॉलिड क्या है? यहां पर जैसे मैं कैमरा बोल रहा हूं, ये भी मेरे पास एक सॉलिड है। इसके अंदर तुमको लग रहा है क्या कि मूव कर रहा है कुछ ना कुछ? अगर मैं इसको मारूं, अगर मैं इसको मारूं तो ये पूरा का पूरा हिल रहा है, लेकिन इसके अंदर का तो कुछ नहीं हिल रहा ना। अगर मैं इसको मार रहा हूं, कुछ भी क्या टूट वूट रहा है क्या? आसानी से टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा। क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक दूसरे के साथ इतना चिपक करके बैठे हैं, इतने अच्छे से चिपक करके बैठे हैं कि भैया बहुत प्यार से बैठे हैं, बहुत प्यार से बैठे हैं एकदम साथ में। क्या है? साथ में उनको बहुत लगाव है, बहुत अच्छे से चिपक करके बैठे हैं। यानी कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कम है। कम है, ये नहीं बोलूंगा है ही नहीं, लेकिन कम है। ठीक है, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो यहां पर मैं सॉलिड्स के केस में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस की बात करूंगा, क्या बोलूंगा? वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। ठीक है, लिक्विड्स के अंदर क्या होता है? जैसे अगर मैं पानी की बात करूं, जैसे बॉटल पड़ी है क्या यहाँ पे? बॉटल तो पड़ी है, लेकिन ये मैं दिखा नहीं पाऊंगा, ग्लास नहीं है क्योंकि यहाँ पे। लेकिन तुम इमेजिन कर लो कि हमारे पास जैसे अगर वो है, बाल्टी है पानी की, उसके अंदर बचपन में करते थे ना, टॉर्नेडो बनाते थे, नहाते थे जब बाल्टी मग्गे के साथ, है ना, टॉर्नेडो बनाते थे। तो हमारे हाथ मारने से वो पानी जो है वो हिल रहा है। इसको मैंने अगर हाथ मारा तो क्या ये हिला? मतलब पूरी पूरी बॉडी हिली ऑफ कोर्स, लेकिन अंदर से इसके कुछ मॉलिक्यूल्स का कुछ पार्ट तो नहीं हिला ना, क्योंकि ये सॉलिड है। लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होगा? पानी के अंदर क्या होगा? मैं हाथ मारूंगा भाई, वो बिखरने लगेगा, फैलने लगेगा, पिघलने लगेगा, बह जाएगा, है ना? पानी है वो। तो इसीलिए पानी के अंदर इसका मतलब क्या है? स्पेसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा है, वो एक दूसरे से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, उनके बीच में स्पेसेस ज्यादा है ना? तो कंपैरेटिवली जो स्पेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। ग्रेटर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। ठीक है, और गैसेस की अगर मैं बात कर दूं, सर गैस की क्या बात कर रहे हो? गैस तो हमारे आसपास है ही, एयर तो है ही, एयर भी तो गैस ही है। कहीं पर भी हाथ मार दो, कहीं पर भी हाथ मार दो, कुछ भी नहीं होगा, ये तो एकदम ही फैली हुई है, एकदम ही दूर दूर है इसके मॉलिक्यूल्स तो, है ना? तो जो गैसियस फॉर्म होती है, गैसियस स्टेट होती है मैटर की, उसके अंदर क्या होते हैं? वेरी हाई। वेरी हाई तो नहीं बोलेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसे वेरी लेस लिखा हुआ है, तो हाँ वेरी हाई बोल सकते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, है ना? वेरी हाई इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। ठीक है, यहां पर जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगे हमारे पास। ठीक है भाई। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट मोशन में, जैसे यहां पर लिखा है मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, मूव ही करते रहते हैं, मूव ही करते रहते हैं। कांस्टेंट मोशन का क्या मतलब है? कांस्टेंट मोशन का क्या मतलब है? देख, कोई भी चीज जब मोशन में है, मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, तुम 8th क्लास में फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ने वाले हो, एनर्जी चैप्टर। एनर्जी चैप्टर में तुम एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हो, मैकेनिकल एनर्जी के कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हो। दो टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/2 mv², हाफ mv²। एम क्या है? मास है एक ऑब्जेक्ट का, और वी क्या है? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है। ठीक है, तो कोई सी भी चीज अगर हमारे पास मोशन में होगी, उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, वो चल रही होगी, तो हमारे पास क्या होगा? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी उसके पास? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। किसी भी चीज के पास अगर स्पीड है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी, एनर्जी उसके पास होगी ही होगी। तो यही चीज यहां पर है कि कांस्टेंट मोशन में अगर पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स अगर कांस्टेंट मोशन में है, तो उनके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, उनके पास एनर्जी होगी, या प्रिसाइसली बोलूं तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब देख यहां पर देख, सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है बहुत टाइटली पैक्ड है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। तो ये क्या मूव कर पाएंगे अच्छे से? अच्छे से मूव कर पाएंगे क्या? नहीं।
इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, इनका जो काइनेटिक एनर्जी का मामला होगा वो थोड़ा ढीला होगा, थोड़ी सी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। लिक्विड्स में क्या है, लिक्विड्स में कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। गैसेस में क्या है, पूरी छूट है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तेरे को फ्रीडम दे दिया बेटा मैंने, है ना। गैसेस के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स को ये बोलती हैं कि जा भाई, तेरे को जहां जाके मरना है तू वहां जाके मर, मेरा कोई मतलब नहीं तुझसे, तू मेरा मॉलिक्यूल सिर्फ था, मैंने तेरे को पैदा कर दिया, हो गया मेरा काम। ठीक है, गैस ने तो ये बोल दिया, गैस ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए। ठीक है, गैस क्या कह रही है, गैस कह रही है कि भाई मेरे बीच में इतने, मेरे मॉलिक्यूल्स के बीच में इतने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है कि एक दूसरे से अटैच्ड ही नहीं है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा, एक दूसरे से भग रहे हैं, दूर 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 भग रहे हैं। तो गैसेस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स की, फिर लिक्विड्स में होती है, फिर हमारे पास सॉलिड्स में होती है। ये पैटर्न किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है। या सिंपली एनर्जी की भी मैं बात बोल सकता हूं, सिंपली एनर्जी भी मैं बोल सकता हूं। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास क्या होते हैं, किताबी भाषा लिख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। द फोर्स with which the molecules attract each other are called intermolecular forces। ठीक है भाई, ये अपन ने किताबी भाषा भी लिख दी। टाइप्स क्या क्या होते हैं, फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ एडिशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। कोहेजन मेरे पास क्या होता है, कोहेजन मेरे पास होता है सेम टाइप की चीज के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये एक पेन है, इसके साथ में एक और अगर पेन ले, ये भी मान लो पेन है, तो दोनों के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो मेरे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ कोहेजन होगा, क्योंकि दोनों पेन है। लेकिन एक में पेन ले आया और एक मेरे पास घड़ी ले आया, इन दोनों के बीच का जो कोहेजन होगा, इन दोनों के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, जिस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, वो क्या होगा, फोर्स ऑफ एडहेशन होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ एडहेशन होगा, क्योंकि ये दोनों मटेरियल अलग अलग है, अलग अलग चीज है, अलग अलग टाइप है, तो इनका क्या होगा, तो भाई इनका हमारे पास जो भी अट्रैक्शन होगा वो मेरे पास क्या होगा, क्या होगा, फोर्स ऑफ एडहेशन की वजह से होगा। ठीक है, कभी तुमने अगर देखा हो फेविकोल की जो डिब्बी होती है उसके ऊपर लिखा होगा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि अलग अलग चीजों को भी जोड़ के रख ले। ठीक है, फेविकोल की एड आती है, उसके अंदर क्या होता है, जूता चिपक रहा है, जो टूटी टूटी सी वो होती है हमारे पास, क्या होती हैं, कुर्सियां होती हैं, वो जुड़ रही हैं, लड़का लड़की साथ में जुड़े हुए हैं, मतलब हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं पूरी जिंदगी भर के लिए। क्यों, फेविकोल का जोड़ आसानी से नहीं टूटेगा। ऐसे ऐसी ऐसी एड्स बनाते हैं वो लोग, है ना भाई। तो बेसिकली वो बताना क्या चाह रहे हैं कि एडहेसिव फोर्स है ये। ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो कि अलग अलग टाइप की चीजों को भी जोड़ करके रखता है, वो होता है हमारे पास फोर्स ऑफ एडहेशन। ठीक है, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस में वो होता है फोर्स ऑफ एडिशन। और ऐसा जो कि हमारे पास किसमें होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जब सेम सब्सटेंस की बात होगी वो क्या आ जाएगा, कोहेजन आ जाएगा। डिफरेंट सब्सटेंस की बात होगी तो एडिशन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज विच डिसाइड द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज कि हमारे पास सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि जिसको हम बोलते हैं, और हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तीनों का पैटर्न बता देता हूं, तीनों का पैटर्न बता देता हूं, क्योंकि हमको पता चल गया कि सॉलिड के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, और गैसेस में बिल्कुल दूर दूर है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सॉलिड में सबसे कम होंगे, सॉलिड में सबसे कम होंगे, सॉलिड में सबसे कम, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ये क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास पैटर्न इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस का, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, आईएमएफ की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब फोर्सेस, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर चीज पास पास है, स्पेस कम है, तो सॉलिड के अंदर यानी कि मॉलिक्यूल्स चाहते हैं एक दूसरे से चिपक के रहना, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है, ज्यादा अट्रैक्टेड है दूसरे के टुवर्ड्स, तो क्या होगा, सॉलिड्स के अंदर आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा। और गैसेस वाले क्या है, दूर दूर भाग रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं एक दूसरे से, है ना, दूर दूर भाग रहे हैं, तो उनके केस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक है, बंधन ही टूटा हुआ है उनका, है ना भाई। तो यहां पर क्या होगा, सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में।
ठीक है, ये किसका पैटर्न है? ये हमारे पास पैटर्न है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का, आईएमएफ का। ठीक है जी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर मोशन। जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, उनके मोशन की वजह से, उनके मूव करने की वजह से, वो क्या होगी? ठीक है, तो मोशन की वजह से, ड्यू टू देयर मोशन, जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनके पास, उसका पैटर्न भी मैं तुमको बता चुका हूं। सॉलिड्स में सबसे कम होगी, क्योंकि सॉलिड्स क्या है, टूट ही नहीं रहे, जुड़े हुए एक दूसरे से, मूव क्या करेंगे? फिर लिक्विड्स में सबसे ज्यादा गैसेस में, क्योंकि गैसेस को मतलब ही नहीं एक दूसरे के मॉलिक्यूल से, वो दूर ही जाना चाहते हैं, वो मूव ही करते रहना चाहते हैं। आजाद पंछी, पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, गैसेस तो वैसी गगन में है ना भाई। तो ये बात है, क्लियर है भाई। ये तीन पैटर्न्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेंड्स मैंने लिखवाए हैं कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, इसके बेसिस पर ही हमें पता चलता है कि ये मटेरियल क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है भाई, इसके बेसिस पर ही हमें पता चलता है। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमको पता है, ये सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, जो चीजें मैंने तुमको बता चुका हूं, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी वाली, वही चीजें यहां पर भी लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रैंक्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट। क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होते हैं? फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं, फिर लिक्विड्स में, फिर गैसेस में। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Which state of matter has the highest kinetic energy of particle? हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, दूर दूर भगना चाहते हैं, भागते रहना चाहते हैं, भागते रहना चाहते हैं। गैस के पार्टिकल क्या हो गए भाई? मिल्खा सिंह हो गया। अरे मैंने तो आंसर बता दिया, गैस के पार्टिकल है ना। सो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? एक मिनट, सेम क्वेश्चन है क्या? द स्टेट ऑफ मैटर हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल। गैस के पार्टिकल्स ही होते हैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ऑप्शंस कुछ गलत है यहाँ पे, या तो ऑप्शन सही है, क्वेश्चन गलत है ना? कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं अपन। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब जैसा कि हमने ये बात जान चुके कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मूव करते रहना चाहते हैं, मूव करते रहना चाहते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो। भले ही गैसेस के अंदर बहुत तेज तेज मूवमेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, सॉलिड्स के अंदर बहुत कम होती है, लेकिन स्टिल सॉलिड के अंदर भी वो मूव तो करता ही है अपनी जगह पर। सॉलिड के अंदर बेसिकली वो वाइब्रेट करता है, क्योंकि जगह है नहीं आसपास चलने की, जगह है नहीं, वो क्या करेगा? अपनी जगह पर ही मूव करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, है ना, वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन जो होगी वो उसकी मूवमेंट ही कंसिडर करी जाएगी। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी उसके पास भी, वो भी पोजेस कर रहा है। ठीक है, तो यही काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सारे के सारे पार्टिकल्स पोजेस करते हैं। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, ये सारे पार्टिकल्स की जो चैप्टर का नाम है, जो मैटर जो बना हुआ है, दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स आज पढ़ लेते हैं। मैटर जो होता है पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। द मोशन गिव देम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोर हीट इज इक्वल टू फास्टर मोशन। अब जितनी ज्यादा हीट बढ़ा देंगे अपन, यानी कि टेम्परेचर जितना ज्यादा कर देंगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा, जैसे आग लगी क्या होगा? जैसे ओम शांति ओम देखिए, भागो, वो भाग रहा होता है भाई, शाहरुख खान इतने स्टाइल स्टाइल से भाग रहा होता है। क्यों भाग रहा होता है? क्योंकि आग लगी होती है गाँव में, गांव में आग लगी होती है। जैसी आग लगती है लोगों में भगदड़ मच जाती है ना, वैसे यहां पर होगा। जैसी आग लगेगी एक पार्टिकल के अंदर, एक मैटर के अंदर, तो क्या होगा? उसके मॉलिक्यूल्स में भगदड़ मच जाएगी। जितनी ज्यादा आग लगाएंगे, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा हमारे पास मोशन तेज होगा। ठीक है, उतना ज्यादा मोशन होगा, उतनी तेज मोशन होगा, और मोर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, सो देयर आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पता ही है हमें। द अमाउंट ऑफ मोशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ मैटर। यही हमें पता बताता है कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मॉडल्स हमारे पास क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर मॉडल बेसिकली क्या है? जिस तरीके से हमारे पास, जैसे मैंने अभी 3D स्ट्रक्चर तुम्हें पीछे दिखाया था, ये भी मॉलिक्यूलर मॉडल ही था। कहा गया, कहा गया, ये रहा, ये भी मॉलिक्यूलर मॉडल ही है। बस यहां पर क्या है कि एक क्यूब के अंदर इंक्लोज्ड नहीं है, ये एक बॉक्स के अंदर इंक्लोज नहीं है, वरना ये भी मॉलिक्यूलर मॉडल ही है। तो जैसे सॉलिड के अंदर हमारे पास क्या होता है? बहुत टाइटली पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक्ड है। ये क्या है? टुनटुन मौसी के लड्डू हैं। ठीक है, टुनटुन मौसी के लड्डू बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक्ड है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत वीक है, मूव कर ही नहीं पाएंगे, अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते रहेंगे, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना। हाँ भाई, कम होगी। और लिक्विड्स में क्या होगा? फिर भी मूव कर लेंगे, जगह काफी है।
गैसेस में क्या होगा भाई, ये तो मूव करे जा रहे हैं, ये तो रुक ही नहीं रहे, ये तो चलते ही जा रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा है ना भाई। तो गैसेस का खेल हमारा ऐसा रहता है। सॉलिड्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर लिख देता हूं कि सॉलिड्स के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एट देयर ओन प्लेस बिकॉज they have weak intermolecular spaces। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत वीक होते हैं, बहुत लेस होते हैं। वीक नहीं, लेस लिख देते हैं यहां पे, दे हैव लेस इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। ठीक है भाई। और एक चीज मेरे को और करेक्ट करनी थी यार, एक मिनट। हाँ, यहां पर मैंने लिखा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं, और यहां पर वेरी हाई लिखा है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हाई। ठीक है, खैर ये भी ठीक ही है ना। ओके ओके, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम थे मॉलिक्यूलर मॉडल्स पर। तो मॉलिक्यूलर मॉडल्स तुम ऑलरेडी जानते ही हो। ये हमारे पास किसका है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड पड़े हुए हैं मॉलिक्यूल सारे। ये किसका है, सॉलिड का है। ये किसका है, लिक्विड का है। फिर भी बीच में स्पेस है, आखिरकार मूव तो कर पाएंगे। इधर उधर आस पड़ोस में जाकर के कम से कम ईद मुबारक बोल के आएंगे, हैप्पी दिवाली बोल के आएंगे। यहां पर क्या है, ये है तो दीन दुनिया से मुक्त आदमी है भाई। इसके ना पड़ोसी है ना कुछ है, सारे के सारे पड़ोसी भाग गए, सब आजाद। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये क्या है भाई, गैस है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इतने ज्यादा है कि भगे जा रहे हैं भगे जा रहे हैं भगे जा रहे हैं, है ना, ऐसा है। ओके जी, तो ये डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस है। मैं तुम्हें पूरे का पूरा डिफरेंस इसका ऑलरेडी समझा चुका हूं। वही चीजें यहां पर बस किताबी भाषा में अच्छे से बुकिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगर तुम लिखना चाहते हो अपने नोट्स में जरूर लिख सकते हो। एक ये है, नोट्स के अंदर लिख लेना इसको। ये स्लाइड है और एक ये स्लाइड है। टोटल 7 पॉइंट्स हैं। काफी अच्छा है, 7 पॉइंट्स हैं, थाला फॉर अ रीजन। ओके भाई, ओके आगे बढ़ेंगे। एनर्जी कंटेंट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑलरेडी पढ़ लिया, ऑलरेडी पढ़ लिया। सॉलिड में स्पेसेस बहुत कम है, मूव कर पाएंगे क्या, नहीं मूव कर पाएंगे मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी कम, इवेंचुअली एनर्जी कम। ठीक है, सॉलिड्स की एनर्जी सबसे कम। फिर अपने पास आ जाती है लिक्विड्स की एनर्जी। फिर सबसे ज्यादा होती है अपने पास गैस की एनर्जी, क्योंकि भाई इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इतने ज्यादा है ना, इतने ज्यादा है कि बेड़े में देखो क्या ही बताऊं। ठीक है, तो एनर्जी का जो हमारे पास पैटर्न रहता है, जो ट्रेंड रहता है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो इतना रहता है, ये रहता है। ठीक है जी, ओके। तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? अच्छा, यहां पे सर आपने ये लैला मजनू की फोटो भी लगाई है। चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना, गैस से लिक्विड बनना, गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनना, ये सारी चीजें क्या हैं? चेंज ऑफ स्टेट ही तो है। सर मजनू ये क्यों लगाया सर, ये तो बताओ। मजनू जी का हाल क्या होता था लैला को देख के? पिघल जाते थे, उनका स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड से एकदम लिक्विड बन जाते थे, जैसे तुम उसको देख करके होते थे, है ना, नॉटी बॉय, है ना भाई। तो वही बात हम यहां पर अब पढ़ने वाले हैं कि चेंज ऑफ स्टेट आखिरकार होता कैसे, कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड से गैस कैसे बनता है, सॉलिड से गैस कैसे बनता है, गैस से सॉलिड कैसे बनता है, लिक्विड से सॉलिड कैसे बनता है, गैस से लिक्विड कैसे बनता है। ये सारी चीजें हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट हमारे पास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी यहां पर लिखी है। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से सॉलिड से लिक्विड, जो भी मैंने बताई सारी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो चेंज होता है आइदर बाय एब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन ऑफ हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक आइस है मेरे पास, आइस बहुत ठंडी होती है, बर्फ है ना, उसको मैंने थोड़ा सा हीट कर दिया, मैंने उसको थोड़ी सी हीट दे दी, उसने थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब कर ली। क्या करी? एब्जॉर्ब कर ली। क्या बन गई? पानी बन गई, है ना। तो हीट या तो एब्जॉर्ब कर लिया, पानी है मेरे पास, पानी को मैंने क्या किया, पानी को मैंने बर्फ बनाया। बर्फ कैसे बनाया? मैंने उससे हीट ले ली, उससे हीट मैंने ले ली, उसको मैंने ठंडा किया, यानी कि मैंने उसको ठंडक दी और बदले में उससे हीट ले ली। तो क्या किया उसने? पानी ने हीट को रिजेक्ट किया, हीट को रिलीज किया कि भाई जा, मेरे से हीट निकल जा, मेरे से गर्मी निकल जा, मैं ठंडा हो जाऊं, मैं आइस बन जाऊं, है ना। तो एक स्टेट से पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, ये मेरे पास क्या हुआ?
हीट एब्जॉर्प्शन या हीट रिजेक्शन की वजह से ये काम हो पाया। तो यही चीज हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट के प्रोसेस में होती है। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल या कोई सी भी चीज जाती है तो हमारे पास क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है या रिजेक्शन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के साथ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, अभी तो आपने बोला कि आप उसको हीट कर रहे हो, आप उसको ठंडा कर रहे हो, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ही होगा ना। एग्जैक्टली होगा, होगा भाई होगा। लेकिन एक मोमेंट ऐसा होगा, एक मोमेंट ऐसा होगा जैसे कि उस मोमेंट के लिए क्या होगा, अभी तो पानी है, पूरा का पूरा पानी है, एकदम उसी मोमेंट पे क्या हुआ, बर्फ बन गई, उसी टेम्परेचर पर बर्फ बन गई। तो वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है हर एक मटेरियल के लिए। पानी के लिए अलग होता है, ऑयल के लिए अलग होता है। ऑयल ऑफ कोर्स फ्रीज नहीं हो पाता हमारे पास, घी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज होती है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग मटेरियल्स का हमारे पास क्या होता है, अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर होते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होते हैं। तो उसी के ऊपर हमारे पास स्टेट चेंज भी हो जाता है और क्या होता है, हमारे पास टेम्परेचर नहीं बढ़ता घटता, क्योंकि वो चीज फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो इस चीज प्रोसेस को हम चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। यहां पर कुछ प्रोसेसेस लिखे हैं हमारे पास, जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना क्या होता है, मेल्टिंग होता है। लिक्विड से गैस बनना क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन को हम केसेस में बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेपराइजेशन को बॉइलिंग भी बोला जा सकता है। गैस से लिक्विड बनना हमारे पास क्या हो जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है, जिसको हम कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। लिक्विड से सॉलिड बनने को क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनने को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। और सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनने को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। आजा, ओके। उससे पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट हैपेंस टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। हीट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्या होगा, भागो, मॉलिक्यूल्स के बीच में भगदड़ मच जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स भगने लगेंगे, है ना भाई। तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, तभी तो मूव कर पाएंगे, है ना। तो वही चीज है, दे स्टॉप मूविंग, दे मूव स्लोअर, दे वाइब्रेट फास्टर, दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। क्या होगा भाई यहाँ पर, व्हाट हैपेंस टू अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। अब मैंने एक चीज तुमको बताई कि सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होते रहते हैं, है ना। तो जब हम हीट करेंगे तो उनके पास जगह, तो स्पेसेस तो है नहीं। स्पेसेस जब तक हम बहुत ज्यादा ना हीट कर दें तब तक उसके स्पेसेस नहीं बढ़ेंगे, तो तब तक वो क्या होगा, और तेज तेज वाइब्रेट होने लगेगा अपनी जगह पे, कि भाई हट जा, भाई आग लग रही है, भाई बहुत तेज आग लग रही है, भाई हट जा हट जा हट जा। टेम्परेचर बढ़ गया, आग लग गई, और तेज वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। सो दे वाइब्रेट फास्टर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। लिक्विड को जिस कंटेनर के अंदर डाल दो उसकी शेप ले लेगा। वॉल्यूम डेफिनेट जरूर होती है, अगर मैं 1 लीटर लिक्विड लूंगा तो वो दूसरे कंटेनर पे डालने पर 2 लीटर नहीं हो जाएगा, वो 1 लीटर ही रहेगा। वॉल्यूम फिक्स होगी, लेकिन हमारे पास जो शेप होगी, शेप डेफिनेट नहीं होगी, ठीक है। सो नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैसेस, देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। बिल्कुल भी नहीं, वो तो सॉलिड्स के होते हैं। दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस की फिक्स शेप होती है नहीं, जिस कमरे के अंदर डाल दो वो पूरा कमरा गैस से भर गया। वॉल्यूम फिक्स्ड होती है क्या, वॉल्यूम 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 सर फिक्स्ड होती है क्या, नहीं, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती सर वॉल्यूम फिक्स, क्योंकि भाई गैस को अपन वेट थोड़ी कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मेरे पास एक बलून है, मैं बलून को इतना फुला सकता हूँ, अगर वो और फूलने वाला होगा तो मैं उसके अंदर और भर दूंगा, और बढ़ा दूंगा, तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी चेंज कर रहा हूं मैं, है ना। तो वही है, तो दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ये गलत है। देयर पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, ये बिल्कुल सही है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस, नहीं भाई, कंप्रेस कर सकते हैं अपन अच्छे से, पिचकारी के अंदर, खाली पिचकारी में अच्छे से कंप्रेस होती है गैसेस हमारे पास, तो ये गलत है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है। असर्शन एंड रीजन, ये भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, गैसेस को हम कंप्रेस इजीली कर सकते हैं, ठीक है, सच बात है, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, खाली स्पेस है, अच्छे से दब जाएगी, ठीक है। रीजन क्या है,
द पार्टिकल्स इन गैसेस हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, नहीं, उसका रीजन होता है उनके स्पेसेस ज्यादा होते हैं। तो देख ये भी बात तो सही है कि पार्टिकल्स जो गैसेस में होते हैं उनकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है सब सारी की सारी स्टेट्स में। ये बात ये भी ट्रू है, यानी कि असर्शन भी ट्रू है हमारे पास, रीजन भी हमारे पास ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो सही रीजन नहीं है असर्शन का। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, ओके है। असर्शन रीजन इस तरीके से अटेम्प्ट किए जाते हैं, करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग वाले लोग करते हैं असर्शन रीजन। ठीक है, करना, प्रैक्टिस करते रहो, ओलंपियाड्स में आता है असर्शन रीजन, आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, अच्छी चीज होती है, दिमाग बिल्डअप होगा। ठीक है, मेल्टिंग की बात करते हैं, बड़ी ही आसानी बात है, बड़ी ही आसान बात है। जिस प्रकार से हमारे मजनू भाई साहब लैला जी को देख करके पिघल गए थे, मेल्ट हो गए थे, जैसे तुम उसको देख करके पिघल जाते हो, वैसे ही हमारे पास कोई सा ऑब्जेक्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन जो होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सॉलिड से लिक्विड का ये जो चेंज हुआ हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो क्या होगा हमारे पास, मेल्टिंग होगा। और इसके अंदर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी या रिजेक्ट होगी। मैं अभी जमा बैठा हूं अच्छे से, मेरे को अगर बहना है, लूज होना है, मैं अभी सॉलिड हूं, ठीक है, मैं अभी सॉलिड हूं, मैंने आग लगा दी किसी ने मेरे अंदर, तो मैं क्या करूंगा, वाइब्रेट करूंगा, इवेंचुअली मेरे जो स्पेसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे और मैं भागने लगूंगा और मैं लिक्विड जैसा बन जाऊंगा, है ना भाई, वो होगा। तो क्या किया मैंने, आग किसी ने लगाई, किसी ने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि किसी ने हीट प्रोवाइड करी, मैंने किसी से हीट ली, तो हीट एब्जॉर्ब होगी इसके अंदर, इसके अंदर इस प्रोसेस में मेल्टिंग के में हमारे पास हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होगी और जाके सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेट चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग, हीट करने पर एट अ फिक्स टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर मैंने तुमको बताया, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। अब ये जो फिक्स टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर, जिस फिक्स टेम्परेचर पर एक सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड के अंदर विदाउट फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ाए बिना, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, उस पर्टिकुलर लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा सर ये समझ नहीं आई बात, ये जो आपने बोला फिक्स टेम्परेचर, अभी एक मोमेंट पे आप बोल रहे हो हीट प्रोवाइड कर दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर कह रहे हो फिक्स टेम्परेचर, कुछ जमा नहीं। एग्जाम्पल देता हूं तेरे को मैं, ठीक है, बर्फ होती है ना, बर्फ, वही एग्जाम्पल यहां पर भी लिखा हुआ है, बर्फ होती है जो हमारे पास, आइस होती है, वो 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास जो पानी होता है वो बर्फ बनना चालू हो जाता है। ठीक है, अब देख तू इमेजिन कर, अभी तक क्या था, 1 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी था सर, हमने 1 डिग्री सेल्सियस के बाद हम 0.5 डिग्री सेल्सियस ले गए, 0.2 डिग्री सेल्सियस लेके गए, 0.1 डिग्री सेल्सियस लेके गए, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस ले गए उस समय तक भी अभी वो पानी था, लेकिन एकदम 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ बन जाएगा। तो मेरे को एक बात बता, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर था, पानी था, फिर एकदम से वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस बन गया, तो क्या हुआ, ये टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? सर टेम्परेचर तो चेंज हुआ लेकिन इस मोमेंट पे नहीं हुआ। एग्जैक्टली, टेम्परेचर थ्रू आउट चेंज होगा, हम उसको और फ्रीज करते रहेंगे, बर्फ को 0 डिग्री के बाद तो माइनस डिग्री सेल्सियस में भी ले जा, तब भी वो बर्फ ही रहेगी। लेकिन जो कन्वर्जन हुआ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, पानी से जब वो आइस बनी तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पर हुआ। पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट कर सकता है, बर्फ भी 0 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये हमारे पास क्या चीज हुई, ये हमारे पास क्या चीज हुई, ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट हुआ पानी का और मेल्टिंग पॉइंट हुआ बर्फ का। ठीक है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी रह सकती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो पानी भी बन जाती है, तो क्या हुई, मेल्ट हो गई ना, लेकिन टेम्परेचर फिक्स्ड है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। वही चीज यहां पर हमारे पास लिखी है, फॉर एग्जांपल आइस हमारे पास सॉलिड है, 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाती है, पानी बना देती है, और ये जो पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है, लिक्विड फॉर्म है। देख भाई, स्टेट भी चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड बन गया, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर भी फिक्स्ड है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना भाई। ओके, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जैसा मैंने कहा था, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है भाई, ये चीज होती है। अब फ्रीजिंग हमारे पास क्या होती है, इसका एकदम उल्टा, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन। अब क्योंकि मेरे को उस चीज को ठंडा करना है, फ्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उससे उसकी हीट ले लूंगा, तो हीट यहां पर क्या होगी, रिजेक्ट होगी, वो चीज हीट को रिजेक्ट करेगी, लिक्विड जो होगा वो हीट को रिजेक्ट करेगा, तो यहां पर हीट इज रिजेक्टेड।
ठीक है भाई। और यहां पर क्या है, यही प्रोसेस हमारे पास फ्रीजिंग का होता है। और एक जो फिक्स टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड हमारे पास चेंज हो जाता है सॉलिड फॉर्म में विदाउट फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर और डिक्रीज किए बिना, चेंज किए बिना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को, उस फिक्स टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। आइस के लिए, पानी के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। जैसे आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे पानी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है भाई, ओके, क्लियर सी बात है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट यहां पर कुछ सब्सटेंसेस के हमें दे रखे हैं, आइस का दे रखा है, वैक्स का दे रखा है, नैफ्थलीन का दे रखा है, कॉपर का दे रखा है। मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं, आइस हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है। मोम जो होती है, मोमबत्ती की मोम, वैक्स जो होती है 55 डिग्री सेल्सियस पर होना शुरू हो जाती है। नैफ्थलीन हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस, नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर होती है मेल्ट। और हमारे पास जो कॉपर होता है वो देख लो 1085 डिग्री सेल्सियस, 1085 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। ठीक है, और हीट क्या है हमारे पास, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी है ना। अब एनर्जी चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि एनर्जी का हमारे पास जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो यहां पर जूल पर केजी, यानी कि 1 केजी आइस को मेल्ट कराने के लिए उस आइस को कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ी, 336 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 336,000 जूल्स की एनर्जी लेनी पड़ी 1 किलो आइस को, 1 किलो बर्फ को। और कॉपर को कितनी लेनी पड़ी, इतनी लेनी पड़ी। ठीक है, तो ये चीजें एनर्जी भी यहां पर लिखी है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये थोड़े से मतलब आइस का तुम्हें पता होना चाहिए, बस बेसिक बेसिक यही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया बातें हैं, आगे बता देता हूं। The amount of heat rejected during freezing of a substance is same as the amount of heat absorbed during melting of the same substance of the substance। ये चीज हमको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी पता है। बर्फ को पिघलने के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट बर्फ का। पानी को बर्फ बनने के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। पता है ये बात तो हमको, है ना। वही चीज यहां पर लिखी है कि वो सेम होता है हमारे पास जो होता है टेम्परेचर। उसके बाद अब देख 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो बर्फ भी थी, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो क्या बन गई, पानी बन गई। तो देख, अगर टेम्परेचर हमारे पास फिक्स्ड है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ना सर, कुछ ना कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब हुई होगी ना, है ना, जिसकी वजह से वो बर्फ पानी बन गई, है ना। कुछ तो हुआ होगा, हाँ हुआ था। और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इस हीट को क्या बोलते हैं, जो हीट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, टेम्परेचर बढ़ा नहीं लेकिन फिर भी हीट है, इस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट इसको बोला जाता है। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फॉर अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। यूनिट मास का क्या मतलब है, यूनिट मास का क्या मतलब है, 1 किलो, 1 ग्राम। ठीक है, एक यूनिट का मतलब होता है एक। ठीक है, तो एक से रिलेटेड जो होगा उसके लिए स्पेसिफिक हीट होगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। बाकी इन जनरल हम उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये होता है, इट इज मेजर्ड इन जूल पर किलोग्राम, जैसा मैंने अभी टेबल में तुमको दिखाया कि जूल पर केजी के अंदर उसको मेंशन किया हुआ था। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे दूर दूर जा रहे हैं। वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग, वाटर फ्रीज करने पे एक्सपैंड हो रहा है। बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो रहा है, बाकी के मैटर के साथ क्या हो रहा है, बाकी की स्टेट के साथ क्या हो रहा है, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो। अब हीट करेंगे, मॉलिक्यूल्स भगेंगे, इधर उधर भगेंगे, उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। लेकिन वाटर के साथ क्या है, वाटर को फ्रीज करने पे, ठंडा करने पे, गर्म करने पे नहीं, आग लगाने पे नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पे नहीं, हीट करने पे नहीं, फ्रीज करने पे, वाटर को फ्रीज करने पे वाटर एक्सपैंड होता है। ठीक है, वेयर एज जो वैक्स हो गई, लेड हो गया, चाहे कोई भी चीज हो गई, ये सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट होती है फ्रीजिंग पे। तो वाटर की एक्सेप्शन आ जाती है अपने पास। ठीक है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट, बट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट। जो प्रेशर होता है आइस, क्या आइस भी वाटर की फॉर्म है ना, तो आइस जो वाटर, क्योंकि ये अपने पास अपने एक्सेप्शन शो कर रहा है, तो इसीलिए हमारे पास जो आइस होगी वो भी शो करेगी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा आइस का वो कम हो जाएगा, यानी कि कम टेम्परेचर पर पिघलने लगेगी अब आइस। ठीक है, जब उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा, प्रेशर लगाया जाएगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है, ये होता है।
ओके और यही चीज हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, आइस का डिक्रीजेस मेल्टिंग व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू इट। ठीक है, तो सॉल्ट जो होता है, नमक, जब हम नमक को डाल देते हैं आइस के अंदर, है ना, आइस के अंदर जब हम नमक को डाल देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास वो होता है, क्या कहते हैं, नमकीन पानी होता है, नमक डाल दिया हमने, सलाइन वाटर जो होता है NaCl, है ना, वो उनको उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास वो कम होता है नॉर्मल आइस के मेल्टिंग पॉइंट से। ऐसा क्यों है? नॉर्मल आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो सलाइन वाटर होता है NaCl वाला, जो नमक वाला पानी होता है, उसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और कम होता है। ठीक है, वो नेगेटिव -डिग्री सेल्सियस में जाकर के मेल्ट होना शुरू होगी। ठीक है, ऐसा होगा हमारे पास। क्यों होता है? वही केमिकल कॉम्पोजिशन है। ये मिक्सचर जो होता है सॉल्ट ऐड करने के बाद, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। और ये यूज होता है हमारे पास कुल्फियां प्रिपेयर करने में। अब जैसे आजकल तो क्या रेफ्रिजरेटर है, कुल्फियों को उसके अंदर रखते हैं ताकि पिघले ना, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, आज भी पुरानी दिल्ली में जाओगे, अलग अलग जगहों पे जाओगे, पुरानी जगहों पे लोगों के पास ऐसे सेटअप बने होते हैं, बड़ी बड़ी लोहे की टंकियां होती हैं। क्या करते हैं, उसके अंदर 2 टंकियां होती है, एक बड़ी टंकी, उसके अंदर एक छोटी टंकी। क्या करेंगे, छोटी टंकी के अंदर वो कुल्फी बना करके अपनी रख देंगे, दूध वूध जो मिक्सचर होता है बना के रख दिया, और जो बीच का स्पेस बचा बड़ी टंकी और छोटी टंकी के बीच का, उसके अंदर क्या करेंगे, बर्फ डाल देंगे बहुत सारी, और बहुत सारा डाल देंगे नमक। नमक ने क्या कर दिया, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट घटा दिया, तो बर्फ आसानी से पिघलेगी नहीं। नॉर्मल ऐसे बर्फ डाल देंगे टंकी के अंदर, थोड़ी देर बाद पिघल ही जाएगी, ऑफ कोर्स, गर्मी है भाई, है ना, लेकिन उन्होंने नमक डाल दिया कि भाई देर तक, देर के बाद पिघले, मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने डिक्रीज कर दिया। अब देर के बाद बर्फ पिघलेगी और हमारी कुल्फी बढ़िया ठंडी ठंडी ताजी ताजी रहेगी, है ना भाई। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसी साइंस लगाते हैं। क्लियर है भाई, ये कुछ बढ़िया बढ़िया बातें थी हमारी। अब बात करेंगे वेपराइजेशन और बॉइलिंग की। वेपराइजेशन भी बोला जा सकता है, बॉइलिंग भी बोला जा सकता है, दोनों पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, लिक्विड से गैस बनती है, लिक्विड से गैस बनती है। ठीक है, और लिक्विड को गैस बनाने के लिए क्या करा हमने, हमने उसको हीट दी। हम उसको गर्म करते हैं ना पानी को, तभी तो वो वेपर बनता है, तो हमने उसको हीट दी। सो हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस केस, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है जी, तो चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट भी बोल सकते हैं। ऑन हीटिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर हीट करने पे, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट को एब्जॉर्ब करवाने पर क्या होता है, वेपराइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं, या फिर बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो टेम्परेचर होता है जिस पर ये काम हो पाता है वो क्या होता है हमारे पास, वो टेम्परेचर क्या होता है, हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लिया, अब क्या हो रही है, बॉइलिंग हो रही है, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, है ना। तो ये वाला जो हमारे पास होता है टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है डिग्री सेल्सियस की किसी ने टांगे काट दी है। 100 डिग्री सेल्सियस मेरे पास क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को उबालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद क्या है, कंडेंसेशन, मेरे पास क्या प्रोसेस है, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, कभी ठंडे पानी का गिलास होता है, उसके बाहर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, क्यों होता है वो, गैस से लिक्विड बन गया। ठीक है, इसलिए वो ड्रॉपलेट्स आ गई, क्योंकि गैस थी पहले वो, अब वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गई है। ये हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हुआ, हमने क्या किया, उसको उसको हम गैस से लिक्विड के अंदर लेकर आ रहे हैं। हमने क्या किया, उसको टेम्परेचर दिया नहीं, उससे उसकी गर्मी ले ली, उससे उसकी गर्मी ले ली, तभी तो वो गैस से वापस लिक्विड बन पा रही है। हमने उसको गर्मी दी तो लिक्विड से गैस बना, अब उससे गर्मी वापस ले लेंगे तो वो गैस से वापस लिक्विड बनेगा। तो वहां पर उसको क्या कर रहा है, इस केस में हीट वो रिजेक्ट कर रहा है, हमको गर्मी दे रहा है, हीट इज रिजेक्टेड। यहां पर जो होगी हीट वो हमारे पास रिजेक्ट होगी। ठीक है, सो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ गैस ट्रांसफॉर्म्स इनटू लिक्विड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में, वाटर साइकिल पता ना तुमको, बारिश हुई, नदी भरी, नदी से पानी इवेपोरेट हुआ, बादलों में गया, बादलों से गैसियस फॉर्म में है, बादलों में, है ना, बादलों में गैसियस फॉर्म में कंडेंसेशन हो गई, क्या बना, वापस बारिश बन गई, पानी में कन्वर्ट हो गया, वाटर साइकिल। ठीक है, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर साइकिल इट रेफर्स टू वाटर वेपर, जो वाटर वेपर है, गैस है, इन द एयर, हवा के अंदर, वो कूल डाउन हो जाती है और फिर चेंज हो जाती है लिक्विड वाटर में। और ये लिक्विड वाटर जो होता है ये रेनफॉल के तौर पे बरसता है। रेनफॉल से याद है, आज बड़ी भयंकर बारिश हुई थी भाई दिल्ली में, मैं लेट हो गया था क्लास के लिए, लाइव क्लास के लिए। ठीक है, तो बड़ी भयंकर बिन बुलाई बारिश हुई थी,
है ना। तो ये चीज अपने पास कंडेंसेशन होती है। बॉइलिंग और कंडेंसेशन यहाँ पर भाई क्या है, एक सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट है बेसिकली यहाँ पर कुछ कुछ चीजों के, वाटर का है, अल्कोहल का है, ईथर का है। ईथर हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट, वो इवेपोरेट बोले या कुछ भी बोले, बॉयल मतलब बेसिकली बॉयल हो जाता है। अब जैसे देखो अब क्या है कि मैं अगर अगर आज टेम्परेचर यहाँ पर दिल्ली का अगर मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि बॉयल हो रहा है टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर है, नहीं ना, बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं है, मैं उबल थोड़ी रहा हूं, मैं जल थोड़ी रहा हूं, पानी उबल थोड़ी रहा है पड़े पड़े, नहीं हो रहा ना। लेकिन ईथर के लिए ये होता है, ईथर रूम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाता है, तो वो एवेपोरेट हो जाएगा बेसिकली। एवेपोरेशन अभी अपन पढ़ने वाले हैं, अभी बॉइलिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो ईथर वहीं पे रूम टेम्परेचर पर ही भाई बॉयल हो जाता है। ईथर के लिए क्या है 35 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर भाई उड़ जाएगा। तभी जो ईथर की बॉटल्स देखोगे तुम अपनी केमिस्ट्री लैब में, वो टाइटली पैक्ड होती हैं, एयर पैक्ड बॉटल्स में, एयर पैक्ड कंटेनर्स के अंदर ईथर को रखा जाता है, ठीक है। और यही ईथर उसके अंदर भी यूज होता है नेल पॉलिश रिमूवर्स में भी, ठीक है। ओके, वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बात हमको पता ही है। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वही बात जो मैंने तुमको बताई कि वाटर का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो वेपर है, वेपर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारे पास वाटर में कन्वर्ट होगा। जैसे फ्रीजिंग और बॉइलिंग का था, वैसे ही यहाँ पर बॉइलिंग और कंडेंसेशन का है, ठीक है। वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, क्या बॉइलिंग पॉइंट, और कंडेंसेशन पॉइंट जो होगा स्टीम का, वो क्या होगा, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है जी। द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर स्टेट और फ्रॉम वेपर टू लिक्विड स्टेट इज सेम फॉर सेम मास ऑफ द सब्सटेंस। हम जानते हैं सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेगा वाटर, वाटर सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेगा वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, और वेपर सेम अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करेगा वापस वाटर बनने के लिए। ये बात यहां पर बोली है, ये बात भी बता चुका मैं ऑलरेडी, ठीक है। सो ऑल लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, सारे के सारे लिक्विड्स एक्सपैंड करते हैं हीटिंग पर। सिर्फ लिक्विड की बात नहीं है, ये सॉलिड्स की भी बात है और गैसेस की भी बात है। सारे के सारे मटेरियल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स वो हमारे पास एक्सपैंड करते हैं हीटिंग पर। एक्सपैंड करते हैं मतलब आग लगा दी, हीट कर दिया, क्या हुआ, वाइब्रेट हुए, एक दूसरे के बीच की दूरी बढ़ गई, एक्सपैंड कर गए, है ना, वही बात लिखी है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। मेरे को एक बात बताओ, प्रेशर कुकर सबके घर में है? हो सकता है अभी तो किसी के घर में खाना भी बन रहा हो, प्रेशर कुकर की सीटियां लग रही हो, प्रेशर कुकर की सीटियां, उसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसी महान इन्वेंशन है प्रेशर कुकर, जिसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। खाना हमने डाल दिया, पानी वानी सब डाल के मिक्स तेल वेल करके हमने खाना पूरा मिक्सचर डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम उसको हीट कर रहे हैं और प्रेशर लगा रहे हैं, साथ में वो कंटेनर है उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। अब प्रेशर लगाने से क्या होता है, यहां पर हमने एक चीज पढ़ी कि प्रेशर लगाने से जो इंक्रीज होता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अब उसके अंदर हमने बहुत सारा पानी डाल रखा है, प्रेशर कुकर को भर रखा है मिक्सचर से, अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि अब वो देर से उबलेगा, देर से उबलेगा यानी कि खाने को पकने का और ज्यादा टाइम मिला, खाने को पकने का और ज्यादा टाइम मिला, ठीक है। अब प्रेशर कुकर इसके अंदर क्या रोल प्ले करता है कि खाना उसके अंदर देर से पकेगा तो देर से बनेगा, लेकिन खाना प्रेशर कुकर में उल्टा होता है, ऐसा प्रेशर कुकर में जल्दी बनता है। तो प्रेशर कुकर उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा रहा है, लेकिन जो सीटियां लग रही हैं उसके साथ साथ वेपर निकल रहा है बाहर, वेपर बार बार बॉइल होने के बाद निकल रहा है, तो क्या हो रहा है वहां पर, जल्दी भी बन रहा है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर इसीलिए बहुत महान इन्वेंशन है। दिस इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक वेजिटेबल्स एट द माउंटेन्स। जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहां पर खाना बनने में बहुत देर लगती है, क्यों, क्योंकि वहां पर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा एल्टीट्यूड पर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। और एट द माउंटेन्स वेयर प्रेशर इज लो, सॉरी ज्यादा नहीं कम होता है, आई एम सॉरी, ज्यादा नहीं होता, वहां पर प्रेशर हमारे पास कम होता है, ठीक है। इसीलिए वहां पर क्या होता है, हमारे पास दिक्कत हो जाती है खाना बनने में, ठीक है। इसलिए कुकर के अंदर हम कुकर वाला जो एग्जांपल दिया वो भी यहां पर लिखा हुआ है। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस व्हेन इंप्योरिटीज आर एडेड टू इट। जब हम लिक्विड के अंदर इंप्योरिटीज डाल देंगे, और भी चीजें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या होगा, उसका हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड का वो बढ़ जाएगा, ठीक है भाई, इट इंक्रीजेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इवेपोरेशन मेरे पास क्या होता है, सेम होता है बॉइलिंग जैसा, बस बॉइलिंग हर एक सब्सटेंस का क्या होता है, हर एक सब्सटेंस का, चाहे पानी ले लो, चाहे अल्कोहल ले लो, चाहे ईथर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, हर एक सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ सब्सटेंस,
वो बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो टेम्परेचर जो है एक फिक्स टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन एक फिक्स टेम्परेचर पर नहीं होती, इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पर होती है। मेरे को एक बात बता, तेरी मम्मी ने कपड़े धोए, तुम्हारे कपड़े धोले घर के अंदर, मम्मी ने क्या, तुमने धोए, मम्मी ने धोए, पापा ने धोए, किसी ने भी धोए, वॉशिंग मशीन ने धोए, ठीक है, कपड़े धोए, तुम छत पे सुखा के आए, क्या वहां पर वो जो गीले कपड़े हैं, उन कपड़ों के ऊपर जो पानी है, उन पानी को उबाला जा रहा है? अभी जाके तेरे कपड़े सूख रहे हैं कि पानी गायब हो गया, वेपर बन गया और कपड़े सूख गए? वो पानी को उबाला नहीं जा रहा, वो पानी हर एक टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो रहा है, वो बॉईल नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच का मेजर डिफरेंस यही है कि बॉइलिंग हमारे पास हर टेम्परेचर पर नहीं होती, एक बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है जिसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और इवेपोरेशन हमारे पास हर एक टेम्परेचर पर हो जाती है। चाहे सर्दी हो, सर्दी में भी भाई कपड़े सूखते हैं ना तुम्हारे, गर्मी होती है तपती हुई तब भी कपड़े सूखते हैं, सर्दी होती है ठंड ठंड वाला मौसम होता है तब भी कपड़े सूखते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है बस, लेकिन सूखते तो हैं। हर एक टेम्परेचर पर इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है हमारे पास इवेपोरेशन का। सिंपल सा बात है, इवेपोरेशन इज अनदर प्रोसेस बाय विच लिक्विड हमारे पास क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर पर, फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस से होता है। अब बॉइलिंग क्या होता है, मेरे पास भाई एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, नीचे से आग लगा दी, अंदर बुलबुले होंगे, सारा का सारा, अंदर से लेके नीचे से लेके ऊपर, दाएं से लेके बाएं, सारा का सारा जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होना चाहेगा, सारा का सारा लिक्विड वेपर में बनना चाहेगा, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन का केस कुछ ऐसा नहीं होता। इवेपोरेशन में क्या है, मेरे पास थाल के अंदर, एक थाली के अंदर मैंने पानी बिछा दिया और इसको मैं रख के आ गया धूप के अंदर, ठीक है। अब इवेपोरेशन जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर से होगा, सरफेस से, सरफेस सरफेस वाला पानी पहले इवेपोरेट हो जाएगा। जब ऊपर की एक लेयर इवेपोरेट हो गई, फिर नीचे वाली लेयर की बारी आएगी, फिर उसके नीचे वाली लेयर की बारी आएगी, फिर उसके नीचे वाली लेयर की बारी आएगी, फिर उसके नीचे वाली लेयर की बारी आएगी। तो सरफेस से इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिक्विड के सरफेस से, सरफेस फिनोमिना इसको बोला जाता है, सरफेस पे इवेपोरेशन अकर होती है, सरफेस पे इवेपोरेशन अकर होती है, दिस इज नोन एज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है। सो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, बट जो वेपराइजेशन होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। डिफरेंस हो गए, ये डिफरेंस है चार इसके, ठीक है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग के, बी बॉइलिंग के डिफरेंस है चार, ओके। इवेपोरेशन इज स्लो, इवेपोरेशन धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे कपड़े सूखते हैं। लेकिन पानी अगर हमको पतीले का पानी उबालना हो तो क्या करेंगे, गैस को एकदम तेज पर करेंगे, हाई फ्लेम पर करेंगे, पानी बुलबुल 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 करके भाप, भाप बन जाएगा, ठीक है। सो इवेपोरेशन इज अ स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि आराम आराम से होता है, पहले एक लेयर हुई, फिर दूसरी हुई, फिर दूसरी हुई, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल प्रोसेस है। वेयर वेपराइजेशन इज अ वेरी फास्ट रैपिड प्रोसेस है, रैपिड एंड वायलेंट प्रोसेस, वायलेंट प्रोसेस यानी कि आग बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी हमको, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा वायलेंटली, है ना। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पर इवेपोरेशन होती है, जबकि जो बॉइलिंग होती है मैंने तुम्हें बताया पूरे के पूरे पतीले को एकदम अच्छे से बॉइल कर देंगे, अच्छे से अंदर से लेके नीचे से ऊपर तक, दाएं से बाएं तक, सारा का सारा लिक्विड हम उबाल देंगे, बॉइल कर देंगे। इवेपोरेशन एज कूलिंग इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन पेपर में पूछी जाती है। इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है, बुखार हुआ है तुझे, तेरी मम्मी ने क्या किया, ठंडे पानी की पट्टियां रख दी, क्यों रखी, ठंडे पानी की पट्टी रखी, जब वो पानी इवेपोरेट होगा तो वो क्या करेगा, तेरे जो सर में गर्मी है, तेरा जो शरीर गर्म हुआ पड़ा है बुखार की वजह से, वो उस गर्मी को भी साथ में ऊपर ले जाएगा और तेरे शरीर को ठंडक देगा, ठंडक देगा, ठीक है। कभी देखना जब तुम कपड़े सुखा करके आओगे, कपड़े जब तुम सुखा करके आओगे, जब कपड़े सूख जाएंगे तो वो कपड़े ठंडे ठंडे लगेंगे तुमको, क्यों, क्योंकि वो जो पानी ऊपर उठ गया ना, पानी तो भाप बन गया, लेकिन पानी अपनी ठंडक छोड़ करके चला गया, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास होती है बुखार के केस में भी, कपड़ों के केस में भी, तो ये कूलिंग इफेक्ट हमारे पास होता है। अब जैसे अब ईथर की मैं बात करूं, तुम अगर वो नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ के अंदर पाम पर रखोगे ना, अपनी हथेली के ऊपर रखोगे, थोड़ी देर में वो उड़ जाएगा, रूम टेम्परेचर पर ही गायब हो जाएगा और तुम्हारा हाथ एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो इवेपोरेट हुआ है, वो बॉयल नहीं हुआ। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, इवेपोरेशन हैज अ कूलिंग इफेक्ट, बट वेपराइजेशन के अंदर कुछ कूलिंग इफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, डज नॉट प्रोड्यूस एनी कूलिंग इफेक्ट। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है भाई हमारे पास, कौन सी एक्टिविटी, वाटर साइकिल, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं,
वाटर साइकिल, सूरज दादा की मदद से जो हमारे पास वाटर साइकिल होती है वो चीज, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, नदी है हमारे पास, पानी ऊपर बन गया, लिक्विड से वेपर में चला गया, क्या हुई, इवेपोरेशन हुई। यहाँ पर क्या है, गैस फॉर्म में है, गैस से लिक्विड बना, कंडेंसेशन हुई। और यहाँ पर क्या हुआ, गैस से लिक्विड बना, कंडेंसेशन हो गई। कंडेंसेशन यहाँ पर अपने पास ये जो पानी है ये जब नीचे आएगा तो क्या हुआ, प्रेसिपिटेट की फॉर्म, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ये नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये भी अपने पास काम हो गया, ठीक है जी। और यही पानी हमारे पास नदियों में चला गया, वापस इवेपोरेट हो गया, साइकिल बन गई, साइकिल, ठीक है। ओके, तो क्या क्या चीजें होती हैं जो इवेपोरेशन को कॉज करती हैं, इवेपोरेशन को बढ़ाती हैं, इवेपोरेशन का रेट बढ़ाती है, जल्दी इवेपोरेशन क्या कर सकते हैं हम जिससे इवेपोरेशन जल्दी हो जाए। चादर सुखाई है तेरी मम्मी ने, चादर धोई है, चादर सुखाई है। चादर को अगर एकदम ऐसे, मतलब ऐसे पूरी की पूरी एक चादर है मेरे पास, उसको मैं सीधा ये डाल दूं, जैसे मतलब यहाँ पर मेरे पास शायद शर्ट होगी एक पड़ी हुई, हाँ, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास ये मान लो ये शर्ट मेरी गीली है, ठीक है, मैं इसको ऐसे करके सुखाकर आ गया, ऐसे ऐसे करके सुखाकर आ गया, क्या ये ढंग से सूख पाएगी, नहीं सूख पाएगी। क्यों नहीं सूख पाएगी भाई, इतना सारा मामला तो यहाँ पर एक कंसंट्रेटेड है, पानी ठंडा ठंडा, ऊपर ऊपर की लेयर सूख जाएगी। क्यों, इवेपोरेशन हमारे पास सरफेस प्रोसेस होता है, सरफेस फिनोमेना होता है, ऊपर ऊपर का सूख जाएगा, नीचे का गीला गीला रह जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे खोल करके सुखा दूं, ऐसे अगर मैं इसको खोल करके सुखा दूं तो क्या हुआ, सारा का सारा जो कपड़ा है वो सरफेस पर आ गया, पूरा सरफेस सूख जाएगा, पूरी की पूरी टी शर्ट जो है मेरी वो अच्छे से सूख जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, जितना ज्यादा एरिया होगा, अच्छा टेम्परेचर की बात यहां पर पहले लिखिए, मैं एरिया वाला पहले बता दिया मैंने, ये रहा। तो जितना ज्यादा एरिया होगा एक्सपोज्ड सरफेस पर, मोर द एरिया ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस, मोर विल बी द इवेपोरेशन, रैपिडली विल बी द इवेपोरेशन टेक प्लेस, ठीक है। तो एरिया अगर बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी हमारे पास इवेपोरेशन होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कड़कती धूप के अंदर जल्दी हो जाता है, जो हमारे पास गर्मियां होती है उसके अंदर कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में धीरे सूखते हैं क्योंकि धूप कम होती है, टेम्परेचर हमारे पास बेसिकली कम होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। उसके बाद अगर मैं बोलूं नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब लिक्विड देखो, एक होते हैं वॉलेटाइल और एक होते हैं नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल लिक्विड्स हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड्स which can be converted into gaseous state easily, जो कि गैशियस फॉर्म में, गैशियस स्टेट में आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं, उन लिक्विड्स को हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। और नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं, आसानी से नहीं होते हैं, उसका उल्टा, ठीक है। तो हमारे पास जो वॉलेटाइल लिक्विड्स जैसे अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया। कभी सुना है कि पापा बोलते हैं कि यार ये स्कूटी की टंकी जल्दी बंद कर दे, पेट्रोल उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। ये क्या भाषा है भाई, पापा आपने साइंस नहीं ली होगी, मैं तो साइंस पढ़ता हूं, मेरे को देवू भैया ने पढ़ाया है, पेट्रोल उड़ जाएगा ये कोई भाषा नहीं होती है, ठीक है। आप अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करो, ठीक है। पेट्रोल उड़ जाएगा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पेट्रोल एक वॉलेटाइल लिक्विड है जो कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए तत्पर है, बहुत आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पेट्रोल के प्राइसेस तो वैसे ही बढ़ चुके हैं भाई, 94 से 105 पे आ चुका है शायद से, है ना। इतने ज्यादा प्राइसेस जो बढ़ चुके हैं, तो पेट्रोल महंगा हो रहा है। अगर फ्री का पेट्रोल भाई गाड़ी के अंदर नहीं लग रहा है, वो भाई उड़ जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पापा बोलते हैं, तो पापा को अगली बार बताना, पापा पेट्रोल उड़ता नहीं है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो पेट्रोल होता है वो क्या होता है, एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है, ठीक है। सेम गोज विथ अल्कोहल, ईथर, स्पिरिट, इन सारी चीजों के साथ भी होता है, ये आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल कौन सा है, लिक्विड कौन सा है। लिक्विड अगर वॉलेटाइल है तो वो आसानी से इवेपोरेट होगा, ठीक है। मोर द वॉलेटाइल लिक्विड, मोर विल बी इट्स इवेपोरेशन रेट, ठीक है। उसके बाद अगर फ्लो ऑफ एयर की बात करूं, तो अगर हवाएं चल रही होगी, हवाएं चल रही होंगी, ले जाए जाने कहां हवाएं हवाएं, तो अगर हवाएं चल रही होंगी भाई तो क्या होगा हमारे पास, सर बहक जाते हो आप भाई, इवेपोरेशन है ना। तो हमारे पास अगर हवाएं चल रही होंगी, थोड़ा सा पानी ऊपर सरफेस से, थोड़ा सा पानी इवेपोरेट हुआ, हवा उसको लेकर के चली जाएगी, समीर हवा का झोंका उसको लेकर के चला जाएगा, और पानी इवेपोरेट होगा, और हवा ले गया। उफ, थोड़ा सा शोल्डर इंजरी हो रखी है मेरी,
और हवा जो होगी, समीर हवा का झोंका, वो उस पानी को भी ले जाएगा, उन ड्रॉपलेट्स को भी ले जाएगा, उन वेपर को भी ले जाएगा, तो जल्दी जल्दी वेपराइजेशन होने लगेगी, इवेपोरेशन होने लगेगी। ठीक है, जितना ज्यादा हवा वाला मौसम होगा, विंडी वेदर होगा, उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एयर क्या होगा, ज्यादा होगा अगर विंडी वेदर होगा तो। अब है प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। अभी तक हमने जो 4 फैक्टर्स पढ़े, वो चारों फैक्टर्स क्या है, अगर ज्यादा होंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। एक ऐसा फैक्टर है ह्यूमिडिटी, जो कि कम करता है इवेपोरेशन को। अगर हमारे पास वेदर ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी, यानी कि हवा में चिपचिप ज्यादा है, हवा में वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो हवा नहीं चाहेगी और वाटर ड्रॉपलेट्स को लेना, तो वो गीले कपड़ों को कहेगी भाई तू गीला ही रहा है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत पानी है, तेरी इवेपोरेशन नहीं करवा सकती मैं। ठीक है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन हमारे पास धीरे होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा, इवेपोरेशन धीरे होगी, इवेपोरेशन कम होगी। ठीक है, ये अपने पास 5 फैक्टर्स थे जिन पर इवेपोरेशन डिपेंड करती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेपोरेशन बाय मॉलिक्यूलर मॉडल। ठीक है, तो मोर द टेम्परेचर, ये सारी बातें वैसे तो मैं बता ही चुका हूं, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर की बात हो गई है, एरिया की बात हो गई है, वॉलेटाइल लिक्विड की बात हो गई है, ब्लोइंग ऑफ एयर, विंडी वेदर की बात हो गई है, ह्यूमिड एयर की बात हो गई है। ठीक है, 5 पॉइंट्स की बात हो चुकी है। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद क्या है, इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। ये बात भी मैं बता चुका हूं कि ठंडा ठंडा इफेक्ट होता है जब बुखार होता है। ईथर नेल पॉलिश रिमूवर अगर तुम्हारी बहन का पड़ा हो, तुम्हारा पड़ा हो, तो क्या करना है, उसको लगाओ अपने हाथ पे, वो इवेपोरेट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हाथ को ठंडा ठंडा कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम कर चुके हैं। और एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, मटका, मटके के अंदर हम क्या करते हैं, मटके के अंदर हम पानी भर के रखते हैं। मटके के अंदर पानी ठंडा क्यों रहता है, फ्रिज तो है नहीं उसके अंदर, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो लगा नहीं है, कोई कॉइल तो लगी नहीं है। मटके के अंदर हम पानी डालते हैं, मटके का जो मटेरियल होता है वो तो मड का बना होता है, मिट्टी का। मिट्टी से क्या होता है, पानी थोड़ा सा उसके सरफेस तक पहुंच जाता है, बाहर मिट्टी के अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है, मटके की मिट्टी के अंदर बाहर तक पहुंच जाता है। वो बाहर से जो पानी जो मटके की सतह पर है, मटके की आउटर लेयर पर है, वो पानी क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट हुआ। और पानी जब इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट देती है, तो उसने मटके को ठंडा कर दिया, मटका ठंडा हुआ, अंदर का पानी ठंडा हुआ, इसीलिए मटके का पानी कंपैरेटिवली कूल रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, तो हमारे पास जो मटका होता है, अर्दन पॉट जिसको बोला जाता है, उसके अंदर पानी इसलिए ठंडा रहता है। डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि ठंडे पेट वो पानी की पट्टी लगाओ, जो बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वाली एप्लीकेशन, एक ये एप्लीकेशन हो जाती है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, हाँ, गर्मा गर्म चाय। हम क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं उस चाय को या तो कप से ही पी लेते हैं, गर्मा गर्म पीना पसंद होता है। कुछ लोग ठंडी करने के लिए, पीने के लिए क्या करते हैं, प्याली में डालते हैं, एक गर्म चाय की प्याली हो। तो गर्म चाय की प्याली के अंदर जो उन्होंने चाय डाली, तो क्या हुई, क्या हुआ, मतलब कप के अंदर सरफेस एरिया इतना था, प्याली का सरफेस एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, उन्होंने सरफेस बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, वो जो गर्मी थी उस चाय की, वो क्या हुआ, इवेपोरेट हो गई, गर्मी इवेपोरेट हो गई, साथ में चाय ठंडी हो गई, इवेपोरेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास। और इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, कभी कभी देखा है जब खेल के बाहर से आते हो तो आकर ही पूरे पसीने पसीने होते हैं, वो पसीना जब इवेपोरेट होता है, फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, अपने ही कपड़े ठंडे ठंडे लगने लगते हैं, पसीने की ठंडक, है ना भाई। वो किस लिए होती है, क्योंकि पसीना इवेपोरेट हो गया, कूलिंग इफेक्ट छोड़ के चला गया। अब जरूरी नहीं है इवेपोरेशन हमेशा कपड़ों की हो, हमेशा पानी की हो, सॉरी, है ना, पसीना भी इवेपोरेट हो रहा है, चाय के भाई गर्मी भी इवेपोरेट हो रही है हमारे पास। चीजें सारे के सारे लिक्विड जो होंगे वो इवेपोरेट होंगे ही होंगे, बस ये होगा कि वॉलेटाइल लिक्विड जो होगा, ईथर जैसा, वो जल्दी इवेपोरेट होगा। ठीक है, ओके। इवेपोरेशन और बॉइलिंग के ये डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर डिफरेंसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये तुम नोट्स में एक बार जरूर लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है स्कूल वालों का, फेवरेट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, पता ही है। व्हाट हैपेंस, एक मिनट यार, उसके बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ना हो। थ्रू आउट द लिक्विड, नहीं ठीक है, सरफेस ऑफ द लिक्विड, ओके। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग, मेल्टिंग के दौरान क्या होता है पार्टिकल्स का, दे गेन एनर्जी एंड मूव मोर फ्रीली, बिल्कुल सही बात है, वो क्या हो जाएंगे, और ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे, एकदम बहने लग जाएंगे, उनके बीच के स्पेसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो गेन एनर्जी वाला होगा, लूज एनर्जी वाला होगा, दे चेंज इनटू गैस डायरेक्टली, नहीं भाई, दे गेट कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम, नहीं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो और ज्यादा फ्रीली मूव करने लगेंगे जब एक मामला, एक सब्सटेंस हमारे पास मेल्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड में बनेगा। Which of the following changes involves रिलीज ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स, आसपास रिलीज हो रही है हीट, हीट रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट,
ठीक है, मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड बन रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब हुई है। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस बनते हैं, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, हम उसको ठंडक दे रहे हैं तो उससे हम उसकी हीट लेंगे, यानी कि वो हीट रिजेक्ट करेगा। सो हीट इज रिजेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ हीट, रिजेक्शन ऑफ हीट। सो फ्रीजिंग जो होगा हमारे पास प्रोसेस, उसके अंदर हमारे पास यही होगा, रिजेक्शन होगा हीट का। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सब्लिमेशन और डिपोजिशन क्या होते हैं, हमारे आखिरी टॉपिक्स हैं। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड से सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। डिपोजिशन में क्या होता है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्जन हो जाता है, यहां पर जो होती है हीट रिजेक्ट होती है। ठीक है सर, क्या आइस डायरेक्टली बन जाएगी क्या वेपर? नहीं। सब्लिमेशन और डिपोजिशन हर एक सब्सटेंस का नहीं होता, हर एक सब्सटेंस का ये नहीं होता, ये कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस का होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास सब्लिमेशन के अंदर एक कैम्फर बॉल्स होती हैं, कपड़ों के अंदर रखी जाती है, जब सर्दी के कपड़े अगली सर्दियों में जब खोले जाते हैं, उससे ताकि इस कपड़ों के अंदर स्मेल ना हो, उनको कैम्फर बॉल्स को रख दिया जाता है, अगली सर्दियों में देखोगे वो गायब होंगी, वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ड्राई आइज हमारे पास होती है डिपोजिशन का एग्जांपल एक, है ना भाई। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो मैंने तुमको बताया वही यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। कुछ यहाँ पर एग्जांपल भी है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको जब हम ठंडा कर देते हैं, व्हेन इट इज कूल्ड, तो वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है, तो गैस से वो क्या बन रही है, सॉलिड बन रही है, यानी कि डिपोजिशन का प्रोसेस हो रहा है। क्या है ये, डिपोजिशन है। ओके, समटाइम्स सब्लिमेशन आल्सो टेक्स प्लेस विदाउट हीटिंग, विदाउट हीटिंग के भी सब्लिमेशन वो हो जाती है, हमको हीट उसको देनी नहीं पड़ती, हीट एब्जॉर्ब नहीं करवानी पड़ती है। जैसे कि हमारे पास नैफ्थलीन बॉल्स होती है, कैम्फर बॉल्स, सॉरी मैं बोल रहा था, नैफ्थलीन बॉल्स उनको बोला जाता है। तो नैफ्थलीन बॉल्स जो होती है इनको मॉथ बॉल्स भी बोला जाता है। हमको हीट तो करते नहीं, हम ऐसा थोड़ी है कि भाई पलंग के अंदर, कबर्ड के अंदर कपड़े रख दिए एक सर्दियों में, अगली सर्दी तक हम उसके ऊपर आग लगा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, नहीं भाई, बिना हीटिंग के सब्लिमेशन हो जाती है ना। तो ये होता है हमारे पास। ठीक है यार, तो यहां पर हमारे पास ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत जल्दी इस चैप्टर का हमने पूरा का पूरा वन शॉट कर लिया, बहुत अच्छे से, आशा करता हूं कि समझ आ गया होगा। और ये चैप्टर नींव है भाई। और बाकी अगर अगली बार कोई तुमसे पूछे कि मैटर क्या होता है, तो ढिजुम ढिजुम वाले मैटर की बात मत बोलना, वरना कॉम्प्रो करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैटर बताना, मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, anything that has mass, occupies space and can be perceived by our senses is known as matter। ठीक है, मैटर के बारे में बताना, और मैटर से रिलेटेड सारी की सारी जो टिप्पणी है, राम कहानी है, वो तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। ठीक है, बाकी अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो यार तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर हरे दिल जरूर छाप देना, हरे दिलों से प्रेम बहुत है मुझे। ठीक है, हरे दिल की इमोजी जरूर छाप देना। बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। बाय बाय।